Hello, everyone. Welcome you all in our channel Galaxy Candid Educations. Today we are going to learn a very interesting topic: light, reflection, and refraction. So, without wasting a time, we start this video. But before I want to tell you, please subscribe our channel Galaxy Candid Educations. तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत सही है, आप लोग का दिन सही चल रहा होगा, बोर्ड एग्जाम तो नजदीक आ ही गए हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले छोटे से अच्छे से लाइन के साथ शुरू करते हैं। इस लाइन से आप थोड़ा बहुत मोटिवेशन फील करेंगे। तो शुरू करें। लाइन क्या है? डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये गलतफहमी मत रहना कि ये डायलॉग मेरा नहीं है, कहीं से लाया हूं मोटिवेशन के लिए। अब शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहली बात, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले यह बता दें कि बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं। डेट शीट भी डिक्लेयर हो गई है। डेट शीट डिक्लेयर होने की वजह से पहले आप लोग अपना माइंड को, पहले जितने भी पुरानी बातें हैं उनको भूल जाइए। सारा फोकस होना चाहिए बोर्ड एग्जाम पे, और वो बोर्ड एग्जाम को हमें क्रैक करना है। गैलेक्सी कैंडिड एजुकेशन के सारे सब्सक्राइबर्स और सारे जो भी लोग देख रहे हैं व्यूअर्स, उनको तो क्रैक करना ही करना है बोर्ड एग्जाम को। तो इसी होप के साथ शुरू करते हैं। आज से अपने आप को वानर सेना समझिए और वानर सेना की तरह अपने इस लंका नगरी को, मतलब बोर्ड के क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए रेस में लग जाइए। तो शुरू करते हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहला बात, लाइट क्या होता है? लाइट रोशनी, जिसकी मदद से हम देखते हैं। लाइट क्या होती है? रोशनी, जिसकी मदद से हम देखते हैं। आजकल जो भी दिख रहा है वो तो लाइट की मदद से है। अगर वो लाइट अगर ना रहे तो कुछ दिखे या ना दिखे इसका मैटर नहीं करता। अगर लाइट ना रहे तो क्या हो सकता है? लाइट ना रहे तो कई जगह इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं प्रोड्यूस हो सकती, क्योंकि इसकी मदद से ही तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा रही है। लाइट होती क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। लाइट क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जिसकी मदद से हमें सेंसेशन ऑफ विजन होता है, देखने की क्षमता मिलती है। लाइट क्या होती है? लाइट बहुत कुछ होती है। इसके लिए पहले शुरू करते हैं लाइट के बारे में। लाइट के क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट को क्या आप उठा सकते हैं? लाइट को आप उसको तोड़ सकते हैं? लाइट की वजन आप नाप सकते हैं? लाइट को आप महसूस कर सकते हैं? वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी मदद से हम क्या क्या बना सकते हैं? इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। बहुत काम करती है इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे कि सनलाइट होती है। सनलाइट का इस्तेमाल करते करके क्या बनाते हैं? जल्दी कमेंट में बताइए। सनलाइट का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं और किसकी मदद से बनाते हैं? सनलाइट का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। किसकी मदद से बनाते हैं? सोलर पैनल की मदद से बनाते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे लाइट आती कहां से है? लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है? लाइट प्रोड्यूस होती है, वो मैटर नहीं है आपके सिलेबस का, मैटर है लाइट आती कहां से है। लाइट तो बल्ब से भी आने लगी है। इंसान ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया है? इंसान की इस काबिलियत की वजह से आज हम ये सब पढ़ पा रहे हैं। इंसान बहुत कुछ कर सकता है अगर वो ठान ले तो। हमें ये ठान के रखना है कि बोर्ड एग्जाम पे हमें फतह हासिल करनी है। तो सबसे पहले करते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे ज्यादा सोर्स लाइट कहां से आती है? धरती पे सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ लाइट कहां से आती है? सन से आती है ना। तो वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह वो दे रहा है। अब बात करते हैं लाइट और क्या होती है? लाइट किस में मदद करती है? सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट किस में मदद करती है? देखने में मदद करती है। विजन मतलब देखना। लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो मदद करती है हमें देखने में मदद करती है। अब अगर हम बात करें सेंसेशन ऑफ विजन, क्या लाइट नहीं रहे तो आप देख पाओगे? लाइट ना रहे तो क्या आप देख पाओगे? अभी आप निकल जाओ रात में 12 बजे सड़क पे, लाइट ना रहे, जो लोग गांव में रहते हैं,
डर के मारे हालत खराब हो जाएगी, वापस आके घर में बैठ जाओगे और कहोगे मम्मी बचा लो, कहोगे ना। ठीक है, बात करते हैं सेंसेशन ऑफ विजन की। थोड़ा जोक चलता रहता है, बुरा मत मानना। सेंसेशन ऑफ विजन हमें देखने की क्षमता देती है लाइट। अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट, आज ये ब्लैक बोर्ड तुम्हें दिख रहा है, आज ये ब्लैक बोर्ड तुम्हें दिख रहा है, आज ये सीमेंट पानी तुम्हें दिख रहा है, किसकी मदद से? लाइट की मदद से। लाइट क्या करती है? देखने में मदद करती है। अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट खड़ी टकराए और वो टकरा के आपके आंखों के रेटिना में पड़े, तब जाके आपको दिखेगी। जब तक वो लाइट टकराएगी नहीं तब तक आपको आंखों से दिखेगी नहीं। यही रीजन है कि रात में आपको कुछ दिखता नहीं। अब बात करते हैं सेंसेशन ऑफ विजन ले लिया, अब आगे बात करते हैं लाइट क्या होती है और क्या होती है लाइट, कैसे चलती है। इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। क्या कभी देखा है लाइट को नागिन डांस करते हुए आते हुए? नहीं ना। लाइट नागिन डांस करते हुए आएगी, तिरछा चलते हुए आएगी? नहीं, लाइट हमेशा सीधी आती है, कभी हमेशा सीधी आती है। पर जब किसी भी पाथ में टकराएगी तो वो बेंड नहीं होगी, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। लाइट होती क्या थी? ये ड्यूअल नेचर की होती है। ड्यूअल नेचर मतलब दो तरह का नेचर होता है। पहला होता है पार्टिकल फॉर्म, और फिर दूसरा होता है वेव फॉर्म। लाइट होती है वो दो तरह की होती है, पहला होती है पार्टिकल फॉर्म की, दूसरा होती है वेव फॉर्म की। वेव फॉर्म जो हमें मिलता है, वेव फॉर्म इजीली हम लोग स्पेस की बात कर ले, वो भी वेव फॉर्म की है। पार्टिकल फॉर्म को क्या कहते हैं? इस पार्टिकल फॉर्म की लाइट को हम लोग कहेंगे फोटॉन्स। पार्टिकल फॉर्म की लाइट को कहेंगे फोटॉन्स। नहीं याद हो? फो से फोन याद कर लो, जो आप लोग खूब चलाते हैं। टॉन से टॉन्स याद कर लो, डेली होता है इस्तेमाल, होता है ना कि नहीं होता? चलो मजाक कर रहा था, आगे शुरू करते हैं। फिर से समझ लेते हैं लाइट क्या होती है। लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी का फॉर्म होती है। और क्या होती है लाइट? क्या देती है? सेंसेशन ऑफ विजन देती है, देखने की क्षमता देती है। और क्या होती है? इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, वो हमेशा सीधे पाथ में चलती है। ये नहीं कि नागिन डांस करते हुए आए, सांप की तरह चले, ऐसा थोड़ी ना होगी। अगर ऐसा चलेगी तो तुम कैसे देख पाओगे? कमाल की बातें करते हो। पहले सुनो आगे। और फिर इसके दो फॉर्म्स होते हैं, पार्टिकल फॉर्म और वेव फॉर्म। वेव फॉर्म भी होते हैं, पार्टिकल फॉर्म भी होते हैं। पार्टिकल फॉर्म को फोटोन कहते हैं, हायर लेवल का है, ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है, सब नहीं आएगा, पढ़ा रहा हूं, समझ लो। उसके बाद बात करते हैं लाइट की स्पीड की। वैक्यूम में सबसे मेन पार्ट हम लोग वैक्यूम की हमेशा क्यों बात करते हैं? क्योंकि वैक्यूम से ज्यादा टेंशन नहीं होता, इजी होता है याद करने के, समझ लो ना, ये लेवल के लिए इतना ठीक है। क्या है ये? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ नहीं आया? फिर से बता देता हूं। 3 लिखो, 8 जीरो लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है ना? 3 3 6 7 8, चलो सही है। ये मीटर पर सेकेंड। देख लो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब ज्यादा चला गया, बहुत ज्यादा चला गया ना, चला तो गया, जो भी है उतने को याद रखो, इतना पार्ट नहीं है। पर ये याद रखना, क्योंकि ये हमारा काम करेगा किसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस रूप में, वेलोसिटी के रूप में। तो यहां पे कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक लाइट के बारे में। और कुछ है ये भी देख लें। ये देखो सिंपल सा फॉर्म है, ये तो सबको पता है। देखो जो स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट होती है, पतली सी लाइट, अगर हम इस मार्कर के इतने से ही लाइट निकालेंगे, इतनी से जो लाइट आएगी वो बहुत शार्प शैडो फॉर्म करती है। ये तो छोटे से पार्ट हैं, इसको क्या, अब आगे चलते हैं।
और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया लाइट। तो थोड़ा सा हंसी मजाक भी चलता रहेगा तो बुरा मत मानना। अब आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या? ऑब्जेक्ट समान। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की क्या बात की जाए, क्यों ऑब्जेक्ट की हम बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करें क्यों? जब हम लाइट पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की क्या बात करें? ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो उसका मतलब वो हमें दिखेगा कैसे? ऑब्जेक्ट ही तो है जिसके ऊपर टकराएगा। अगर इस ब्लैक बोर्ड पे टकराया तो ये एक ऑब्जेक्ट है, मुझ पे टकराया तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूं उस लाइट के लिए अकॉर्डिंग। अब ऑब्जेक्ट समझ के कुछ खेले वाले मत लगना। अब देखो इस पे टकराया, ये कॉपी, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो बात करते हैं ऑब्जेक्ट होते क्या है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा टाइप का? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशन और ऑपेक। ये अब इतना आप जानिए। मेनली दो मेन इसमें है, मेन इसमें 2 है, ट्रांसपेरेंट और ऑपेक ऑब्जेक्ट। ऑपेक ऑब्जेक्ट इन द सेंस जिससे लाइट पास ना हो पाए, जिससे लाइट पास ना हो पाए। एग्जांपल ये मार्कर, मार्कर के आर पार लाइट जा रही है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है? देखो लाइट कहीं पार पार जा सकती है। अब बात कर लेते हैं इस डस्टर की। डस्टर के आर पार लाइट जा रही है, मुझे तो दिख नहीं रहा है। अगर आप लोग को दिख जाए तो आपके पास कोई देवी दृष्टि है, दिख रही है? नहीं ना। तो ये होता है ऑपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या? जिसके आर पार लाइट जा सके। जैसे ये गॉगल मेरा गॉगल है, पर ये स्पेक्स, मैं इसे गॉगल कहूंगा क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। इसके आर पार लाइट जा रही है ना, जा रही है ना, लाइट आर पार जा रही है, ये ट्रांसपेरेंट। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। अब आगे बात करते हैं, ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। ट्रांसल्यूशन ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत पार्शियली लाइट को आर पार भेजता है, पर वो भेजता है, उससे लाइट आर पार हो सकती है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे इसमें हम सीरियल वाइज चलेंगे। अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पहले अगर हम बात कर लें सरफेस की, इसमें लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं चाहता हूं सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस की। सरफेस बेसिकली हम इसको या तो ऑब्जेक्ट पे टकराएगी लाइट, या किसी सरफेस पे, जिस सरफेस पे टकराएगी वो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो आर पार हो जाएगी, ऑपेक सरफेस है तो रिफ्लेक्ट करेगी। सरफेस बेसिकली 2 टाइप्स के होंगे सरफेस की सेंस में, रफ सरफेस और दूसरा होगा स्मूथ सरफेस। रफ सरफेस इन द सेंस दरदरा, रफ सरफेस इन द सेंस दरदरा। दरदरा जो सरफेस होता है, दरदरा सरफेस, उसमें लाइट को थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, रफ सरफेस है, दरदरा है, इसमें लाइट को बहुत दिक्कत होगी। यहाँ लाइट टकराई, यहाँ रिफ्लेक्ट कर गई, बाई चांस यहाँ टकरा गई तो यहाँ रिफ्लेक्ट कर गई, ऐसे टकराई, ऐसे हो गई, ऐसे ऐसे ऐसे, जब हो दिक्कत होगी क्योंकि ये दरदरा है, इसको परफेक्ट पाथ नहीं मिलेगा लाइट को। हाँ होगा यहाँ रिफ्लेक्शन, पर परफेक्ट तरीके से नहीं होगा। अब यहाँ पे हो गया रफ सरफेस के बारे में बात। अब आगे बात करते हैं स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस यानी प्लेन, एकदम प्लेन, बहुत इजी से लाइट यहाँ पे आएगी, स्ट्राइक होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पर ऑपेक ऑब्जेक्ट में, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रही तो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रहा तो कमेंट करके बताओ, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रहा तो क्या होगा? अभी मैंने बताया था, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रहा तो आर पार हो जाएगा, इन द सेंस कभी कभार रिफ्लेक्शन हो सकता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में भी। अगर कोई जुगाड़ लगा लो, जुगाड़ लगा के तो कुछ भी हो सकता है। वी आर इंडियंस, जुगाड़ करने में माहिर। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। इससे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन होता कैसे। ये मेरे पास
तिरछा बन गया। चलो सही है। ये मेरे पास एक सरफेस है, क्या है? सरफेस है, लिखना पड़ेगा, ठीक है लिख ही देते हैं। सरफेस है, सरफेस, सरफेस, सर का फेस नहीं, सरफेस। यहां हो गया सन, ये हमारे सूर्य भगवान। लाइट, लाइट आ रही है, आ गई, पड़ गई इस पे लाइट। अब इसके बाद होता क्या है? क्या है ये? ऑपेक है। क्या है? ऑपेक है। लाइट आ गई, इस पे पड़ गई। अब इसमें क्या होगा? लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इस रिफ्लेक्शन में क्या क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए इंसान भी बहुत चालाक है। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए एक इमेजिनरी लाइन बना देता है। क्या बना देता है? इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन क्या है? ऐसी लाइन है। ये क्या बन गया? हमेशा लाइट सीधी चलती है, मैं तो आगे। तो मैंने बना लिया नॉर्मल। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके बनाना पड़ा, कहा कि जो हमारे कैमरा पर्सन है थोड़े सख्त मिजाज के हैं, तो कह रहे हैं कैसी लाइन बना रहे हो। हम क्या करें भाई, मेरी रेखा गणित बहुत कमजोर है। हम सीधे साधे इंसान, हमें क्या आता है? जो भी आता है पढ़ाते हैं। तो हमने क्या था, हमने क्या देखा? सूर्य भगवान निकले, हाँ उग गए, नीचे सरफेस आ गया, सरफेस, सर का फेस नहीं, सरफेस। अब यहां पे ये क्या, सूर्य भगवान अधूरे लग रहे हैं, थोड़ा सा इनको पूरे कर दे। चलो इससे पहले उदास हो जाए कि हमने उनके मुंह से रोशनी निकाल दी। शुरू करते हैं। ये नॉर्मल, नॉर्मल क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल मतलब नहीं कि शांति, ये वाला नॉर्मल नहीं, एक नॉर्मल है, इंसान ने इसका नाम नॉर्मल ही रख दिया है पढ़ने के लिए। नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर होता है, इमेजिनरी लाइन है, परपेंडिकुलर होगा किसके? सरफेस के, सर के फेस के नहीं, सरफेस के। सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन है, हम लोग कहेंगे नॉर्मल। क्या कहेंगे? नॉर्मल, क्योंकि वो हमेशा नॉर्मल रहती है। क्या रहती है? नॉर्मल। ठीक, ये नॉर्मल जो होती है हमेशा, हमेशा ये सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। अब जब मैं इसको देख रहा हूं, जब मैं इसको देख रहा हूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लाइट आ कहां से रही है। हमेशा फिगर बनाते समय ये ध्यान रखना है कि लाइट आती कहां से है, स्ट्राइक कहां पे होती है और जाती कहां पे है, ये सब आपको दिखाना पड़ता है। ये लाइट आ रही है, हमारी लाइट आ रही है, आ गई, स्ट्राइक हो गई, स्ट्राइक हो गई, रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई, यहां जा रही है, जा रही है, कोई रोकना मत, जाने देना, जा रही है, चली गई, चली गई लाइट, लाइट चली गई। देखते हैं क्या होता है। चलिए नॉर्मल बना लिया, परपेंडिकुलर है सरफेस के, सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब आगे बात करते हैं है क्या ये है हमारे रिफ्लेक्शन। अब इसी पे बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। देख 3 लॉ है, मैक्सिमम पढ़ना 2 है। तीसरा लॉ मेरा भी समझ लो, मेरा खुद का लॉ कह सकते हैं, क्योंकि मुझे भी मेरे टीचर ने बताया था। वो भी कहते थे कि वो मेरा लॉ है, पर मैं कहता हूं ये मेरा लॉ है। चलो, क्योंकि टीचर बदलता है, लॉ नहीं बदलता। आगे नॉर्मल, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर होता है, किसके? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जब लाइट सरफेस पे रिफ्लेक्ट करती है तो आगे बताया जो लाइट आती है, जो स्ट्राइक करती है, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। रे हम लोग इसलिए लेते हैं कि हम लोग अच्छे से कॉपी पे रिप्रेजेंट कर ले। हमेशा जो होती है बीम ऑफ लाइट ली जाती है, बीम ऑफ लाइट होती है। कभी कहीं देखा है एक लाइट बेचारी छटक गई, आ गई, एक अकेली रे आके स्ट्राइक कर गई, कभी देखा है? जब टकराती है तो गुच्छे में, मतलब बहुत सारी लाइट होती है, बहुत सारी लाइट आके टकराती है। तो पढ़ने के लिए एक सिंगल रे की तरह से हम डिनोट कर सकते हैं, वरना पता चले आप लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग, आप लोगों में से कई लोग हैं बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ऐसे बना दें बेचारा एग्जामिनर हो गया कंफ्यूज, और ढेर सारे नॉर्मल बना दें, बेचारा एग्जामिनर हो गया कंफ्यूज, कौन सी लाइट है, किसके बारे में बता रहा है, पता चला ये कुछ डिग्री है, कुछ डिग्री, समझ ही नहीं आया। एग्जामिनर पढ़ने से पहले क्या कर देगा? सॉरी,
क्या क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी, एग्जामिनर यही लिख देगा, ये सब नहीं लिखते, मजाक कर रहा हूं। इसीलिए पढ़ने के लिए सिंगल रे ऑफ लाइट से करते हैं बात। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। अब बात करते हैं लॉस की। ये जो पॉइंट, लॉस से पहले आपको बता दें, जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये तो N है, N है ही। ये जो O है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक जगह मीट करती हैं, एक साथ हैं, एक ही जगह पे हैं, है ना, दिख रहा है ना, ठीक है, एक जगह है। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कुछ बोल भी दो कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कोई कमेंट ही नहीं करता। आगे देखते हैं, ये है हमारा प्लेन, ये है हमारा प्लेन सरफेस जिस पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, नॉर्मल बना रही है। नॉर्मल क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो परपेंडिकुलर है किसके, सरफेस के परपेंडिकुलर है। और ये क्या होती है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द लाइट गेट रिफ्लेक्ट, जो रिफ्लेक्ट होती है लाइट उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। अब लॉ की बात करते हैं, लॉ क्या होता है, पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब एक कार्टेशियन प्लेन आपने सुना होगा, कार्टेशियन प्लेन, ये हो गया, मान लेते हैं समझाने के लिए मैं इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। वाई एक्सिस, मैथ तो खूब पढ़ा होगा, वाई डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस। अब यहां पे एक जेड एक्सिस भी आप मान लो, ये जेड एक्सिस है, या तो ऐसे नहीं, ये नहीं, इसकी बात नहीं करते हैं, ये ऐसे नहीं है, इसको हम आपको ऐसे बताते हैं। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। ऐसे ही कार्टेशियन प्लेन की बात की गई है। अब कार्टेशियन प्लेन, जो भी प्लेन हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, वही प्लेन है। अब उस सेंस में ये आपके बात, मतलब ये हम लोग को पढ़ना है ही नहीं, ये हम लोग को पढ़ना है नहीं, इन द सेंस आपके दिमाग पे होना चाहिए। और आगे की बात करें, आगे क्या होगा, आगे का लॉ ये है, दूसरा लॉ ये है, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, फिगर में तो लग नहीं रहा है पर बता दें लॉ के हिसाब से ये दोनों इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस लॉ के हिसाब से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये है हमारा दूसरा लॉ। तीसरा लॉ मुझे तो नहीं लगता ये सही है, पर आप अपना रिसर्च कीजिएगा, थोड़ा सा साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाइएगा, साइंस के स्टूडेंट है ना। मेरे सर के हिसाब से ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, दोनों इक्वल है। क्या है, दोनों इक्वल। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं ये इक्वल है तो है कैसे। ये है 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री है ना, मान लेते हैं ये 30 है, ये इतना एंगल आर 30 डिग्री है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं x, मान लेना है, मानना है, सही में नहीं है, मानना है, बस मान लिया। टोटल क्या कहा, टोटल 90 है, तो इसका मतलब 30 प्लस x। अभी हम बात करते हैं ये n है,
और ये मान लेते हैं ये हो गया क्यू पी, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू एंगल एन ओ पी, और ये क्या है 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू यक्स। यक्स हो गया हमारा 9 उंगली निकालो, 9 उंगली निकालो, 3 घटा दो 6, क्या हो गया 6 हो गया, क्या हो गया 6 हो गया 60 डिग्री। ये क्या आ गया 60 डिग्री, x क्या हो गया 60 हो गया ना। ये हम मान लेते हैं y, क्या मान लिया y मान लिया, क्या मान लिया y। अब हमने लॉ पढ़ा था एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, जब R इतना है तो I भी कितना होगा, इतना ही होगा। अब हम इस x की जगह पे y रख दें, 30 प्लस y इज इक्वल टू एंगल NOQ, y इज इक्वल टू 90 माइनस 30, y इज इक्वल टू 60, ये भी क्या आ गए 60 आ गए, इक्वल हुआ ना, हुआ ना इक्वल। ये शॉर्टकट है, थर्ड लॉ मत लिख के आ जाना, ये तुम्हारे लिए है कि दिमाग में कभी भी अगर मान लो ऐसा बचाऊं क्वेश्चन पूछ ले, वैसे तो पूछता नहीं है, पूछ लिया सीबीएसई का, तुम्हारा मन तो नहीं है ना सीबीएसई का मन, सीबीएसई की जैसी मर्जी। अब क्या तुमसे पूछ के चलेगी सीबीएसई? मैं कहता काश ऐसा होता, पर नहीं, कोई सुना ही नहीं मेरी बात। चलो करते हैं, हो गया रिफ्लेक्शन हो गया। अब आगे चलें, आगे के टॉपिक पे डिस्कस करें। आगे कौन से टॉपिक है, चलो देखते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन पूछ लूं, क्यों नहीं सर पूछ लीजिए, हम लोग हैं कुछ भी बता देंगे, कुछ भी बता देंगे, कैसा भी क्वेश्चन हो हम बता देंगे ना। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, ये नहीं कि देखते रहो, कॉपी निकालो क्वेश्चन लिखो। ये हमारा क्वेश्चन है ये हमारा, जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लो, तुरंत इसका आंसर दो, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे, तुरंत चाहिए आंसर, ठीक है। आई होप आपने दे दिया होगा। यहां पे लिखा है ऑन अ प्लेन सरफेस a light strike by forming an angle of incidence 60 degree, then what is the angle of reflection? हलवा क्वेश्चन है, हलवा। इसको कैसे करेंगे, बोल रहा है एक प्लेन सरफेस है जिसमें एक लाइट है, स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, कब हुआ मालूम नहीं, रिफ्लेक्ट हुई होने के बाद फॉर्म करती है एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री फॉर्म करती है, तो पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये वाला एंगल कितना है, ये कितना होगा। अभी हमने पढ़ा ये एंगल I है, ये एंगल R है, बताना एंगल R कितना है। लॉ के हिसाब से क्या पढ़ा था, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या हो गई 60 डिग्री, तो हमारा आंसर ये है। कर लिया होगा ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एकदम स्पीड में कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि रिवीजन पार्ट है तो एकदम स्पीड में करेंगे। फिर जाते जाते आपको अब क्वेश्चन दूंगा, जाते जाते एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, अगर आपने कर लिया तो समझ लिया आपका कमांड बहुत अच्छा है। थ्योरी पार्ट पे कमांड आपका अच्छा है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, यहां तक हमने बात कर ली रिफ्लेक्शन की, अगला टॉपिक क्या है भाई डिफिनेशंस हैं, डिफिनेशंस क्या है, डिफिनेशंस। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होती है, इसका डिफिनेशन बताया था ना, वो जो लाइट, अगर जब लाइट इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे और जो इमेजिनरी लाइन थी, उस इमेजिनरी लाइन से और उस इंसिडेंट रे से जितना भी एंगल बनता है वही एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। अब बात करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, भी इसमें दिया हुआ है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जो लाइट इंसिडेंट कर गई और रिफ्लेक्ट हो गई और जो नॉर्मल बना था, उस नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जितना भी एंगल बना था वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये डिफिनेशन है, अपने मन से बना के लिख देना। आगे नॉर्मल, इट इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सर के फेस के नहीं, सरफेस। अब ये मत कह देना, अगर कोई सर कह दे एक सरफेस बना के दिखाओ तो सर को लेटा के उनको प्लेन ना करने लगना, क्योंकि सर के फेस को प्लेन मत करना वरना बहुत मार पड़ेगी। सरफेस
इन द सेंस वो पाथ, वो ऑब्जेक्ट जिस पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है। ये मान लो इस पे लाइट आई, टकराई, फिर एंगल नॉर्मल था, ये नॉर्मल, यहां से रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब आगे बात करें, नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नहीं हुआ, अभी एंगल हुआ था। इंसिडेंट रे वो लाइट जो इंसिडेंट करती है, टकराती है, उसे कहेंगे इंसिडेंट रे। और वो लाइट जो रिफ्लेक्ट करती है, मतलब वापस चल जाती है, उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब आगे चले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिरर। क्या है मिरर? मिरर मतलब ये मिरर है, मान लो ये मिरर है जिसमें तुम्हारी शीशा दिखे, मतलब जिसमें तुम्हारी चेहरा दिखे, सॉरी शीशा निकल गया, जिसमें तुम्हारा चेहरा दिखे, वो सरफेस जिसमें तुम्हारा चेहरा दिखे, वही क्या हो गया, मिरर हो गया ना, वही हो गया ना मिरर। सही बात है, वही मिरर है, वही मिरर है, घबराओ मत, वही मिरर है, वही है। उसी सरफेस को हम लोग कहेंगे मिरर। अब मिरर के बाद की बात करते हैं। मिरर जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। मिरर जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। क्या होता है, कौन सी टाइप, बताता हूं, सबर रखो, सबर रखना चाहिए। सबर का फल कड़वा होता है, मुझे लगता है, पर नहीं, जो बड़े बुजुर्ग कह गए, सबर का फल मीठा होता है। पहला मिरर, प्लेन मिरर, अरे वही मिरर जो हम लोग अपना इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेली सुबह। हाँ, बाल सही है, वरना स्कूल वाले सर बाल पकड़ के नोच के मारेंगे। बाल एकदम चिपटा रहना चाहिए, वरना स्कूल वाले सर डंडा लेके खड़े हैं, आ गया इसका बाल फिर ऊंचा है, आओ इसको आज अच्छे से मार के हाथ साफ करें। सर ये सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं सर आ गए, सर खड़े हो गए, जल्दी से बाल चिपकाओ, वरना देख लिए तो क्या होगा। ये होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की काबिलियत यही होती है कि जिसे हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। भाई रोज इस्तेमाल करते हैं ना, अब जो नहीं करता उसकी बात अलग, महान आत्मा। अब आगे बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली बात, इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है, इसको समझना भी बहुत इजी होता है। प्लेन मिरर होता क्या है, एक स्मूथ सरफेस होता है, सीधा साधा प्लेन होता है, एकदम चिपटा सा, सीधा सा, ना कहीं मुड़ा हुआ। स्कूल जाते समय अरे वाह क्या बाल है। आगे प्लेन क्या होता है, प्लेन मिरर इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये सेम जो ऑब्जेक्ट होता है वो एकदम एक्चुअली जैसा हूं वैसा ही दिखूंगा प्लेन मिरर में। ये नहीं बाहर इंसान हूं अंदर बंदर दिखूं, ये तो गलत है ना। अगर मैं बाहर इंसान हूं अंदर बंदर दिखूं तो मिरर किस काम का। तो कभी ऐसा अगर कुछ दिख गया कि बाहर इंसान है अंदर वो बंदर दिखा रहा है कोई भी मिरर, तो समझ लेना मिरर खराब है, या तो मिरर के अंदर राम 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 भूत है। आगे चलते हैं। मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेम साइज का दिखता है। हाँ, कई मिरर होती हैं, कहीं सर लंबा हो जाएगा या चौड़ा हो जाएगा, कहीं तुम भी कुछ ज्यादा लंबे दिखने लगोगे। ये सब जो दिखता है वो उस मिरर में डिफेक्ट होता है, उस मिरर में डिफेक्ट होता है। मिरर, प्लेन मिरर, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी बता देता हूं, लिख लो। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी जो होती है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करती है। वर्चुअल और इरेक्ट मतलब होता है सीधा, अगर आप सीधे हैं तो सीधा दिखाएगा, वो सीधे नहीं जो आप दूसरे सेंस में ले जा रहे हैं। हम सीधे मतलब आप सीधे खड़े हैं, इस सेंस में हम बोल रहे हैं। अब आप वो सीधे मत ले जाइएगा। ये हुआ, अगर आप यहाँ पे अगर आप सीधे खड़े हैं तो इस प्लेन मिरर में उतना ही मतलब आप सीधे ही दिखेंगे। आगे की बात करते हैं, और क्या इसमें लिखा है, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड इसका मतलब क्या हुआ, लैटरली इन्वर्टेड। कभी आप शीशे में जाओ, वाओ क्या दिख रहा हूं शीशे में, ये मत सोचना। अपना राइट हैंड उठाना, वो लेफ्ट उठाएगा। शीशा वाला जो है, जो शीशा के अंदर है, वो लेफ्ट उठाएगा। अपना आप ये वाला हाथ उठाएंगे, शीशा में हाई वाला हाथ उठाएगा, क्या होगा। वही चीज को हम लोग कहते हैं जो हमारे राइट को लेफ्ट बना दे, उसी को कहेंगे लिटरल इन्वर्टेड।
तो जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड। आगे की बात करें, इसके लिए मुझे अपने फिगर को सही करना पड़ेगा। ये वाले यहां बना देता हूं, लगभग तो सही है, इसको भी अंदर से सही कर देता हूं। यहाँ पे जो होता है ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है वो इमेज की हाइट के इक्वल होती है। वैसे फिगर में लग नहीं रहा है, समझ लीजिए। अब आगे की बात करें, जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, जितना दूर पे ये ऑब्जेक्ट रहेगा मिरर से, जितना दूर पे ये ऑब्जेक्ट रहेगा यानी u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा u से दिखाएंगे। जितना दूर पे ये ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही दूरी पर इमेज भी रहेगी, जिसे हम लोग v से दिखाते हैं। इसका मतलब u इज इक्वल टू v। ये सब था मेल जोल के प्लेन मिरर। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? दिमाग। प्लेन मिरर की बात हो गई। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। ये है स्फेरिकल मिरर। ऐसे शीशे जो थोड़े तिरछे होते हैं, मतलब गोल आकार के होते हैं, सर्कल स्फीयर की तरह। इस स्फेरिकल मिरर में उनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है, गोल होता है। गोल क्या होता है? गोल। आगे, अब ये जो स्फेरिकल मिरर है, क्या है? स्फेरिकल मिरर। इसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। दो टाइप के मिरर होते हैं। ये जो मिरर होते हैं ये पार्ट होते हैं बड़े से स्फीयर के। किससे? बड़े से स्फीयर। अगर कोई तुमसे पूछ ले कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो तुम ऐसे बताना। सामने अगर सर हूं, यहां सर खड़े हैं, कॉनकेव मिरर क्या होता है? सर ये जो होता है ये खूब बड़े से स्फीयर का होता है। सर कहें अच्छा कितने बड़े स्फीयर का, अब वो तुम बताना। अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर जो होता है ये पार्ट होता है बड़े से स्फीयर का। इसका मतलब वो बहुत बड़ा स्फीयर होता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। सर्कल सही है ना? चलो समझ में आ रहा है ना? सर्कल है, कुछ और मत समझना। ये सर्कल है, स्फीयर है, स्फीयर। अगर ज्यादा दिक्कत हो ना, फुटबॉल है ना घर पे, उसी को ले लो हाथ में। फुटबॉल तो आम बात है, उसको ले लो हाथ में। बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव, ये तो मैंने बहुत समझाने के लिए थोड़ा सा तिरछा बनाया, जो कि होता है ऐसे बहुत माइन्यूट कर्व होता है, बहुत छोटा कर्व होता है। क्योंकि ये जो पार्ट होता है बहुत बड़े से स्फीयर का लिया जाता है, कि इसलिए माइन्यूट होता है कि जो इमेज बन सके वो बड़ी बन सके, हमें दिख सके, हमें आंखों से विजिबल हो सके। इसलिए इसका अपर्चर, अभी बता रहा हूं अपर्चर होता क्या है, सब्र रखो, वरना कहोगे अरे ये अपर्चर कहां से आ गया। आखिर रिवीजन ही तो चल रहा है। बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। इसमें क्या होता है, केव वाला जो साइड होता है, केव अंदर वाला, ये जो अंदर वाला साइड होता है ये क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। और ये जो होता है ये पॉलिश्ड होता है। ये होता है पॉलिश्ड। पॉलिश्ड से याद आया कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको नहीं बताया, इसमें मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा हूं। जो
मिरर होता है, मिरर, उसका जो पीछे वाला पार्ट होता है वो कोटेड होता है। शीशा का जो पीछे वाला पार्ट होता है वो कोटेड होता है। किससे कोटेड होता है ये भी जान लो, एक्स्ट्रा नॉलेज है, जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ चुके होंगे तो फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं है, तभी बता दे रहा हूं। जेडन, जेडन मतलब कमेंट करके बताओ। और फिर सिल्वर, सिल्वर क्या होता है, सिल्वर। जेडन मतलब होता है जिंक, पढ़ा तो होगा ही भाई, मैं रहा फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री क्या जानूं, अभी तो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो मैं फिजिक्स का टीचर। अब आगे, पहली बात टीचर नहीं फ्रेंड ही समझो, क्योंकि मैं भी 10th में ही हूं, मैं भी पढ़ ही रहा हूं, जो पढ़ रहा हूं वो शेयर कर रहा हूं, जो शेयर कर रहा हूं आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलते हैं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। एक बार ध्यान से इसको देख लो, ये कौन से मिरर है। देख लिया, मैं भी इंसान ना, मुझे भी पानी पीना चाहिए ना, गया था पानी पीने। अभी ये मिरर, इसकी बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, जो केव साइड होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, आउटर साइड जो होता है वो कोटेड होता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये बात करते हैं हमने कॉनकेव मिरर की। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, वो भी इसी तरीके का होता है। जो देखो जब तुम डिफिनेशन लिखना, कॉनकेव मिरर की जो डिफिनेशन है वो कैसे लिखोगे, कॉनकेव मिरर की डिफिनेशन लिखोगे ऐसे, इट इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूज स्फीयर, इट इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूज स्फीयर whose reflecting side is not polished and it is cave। जो केव वाला जो पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा मिरर है, मान लो ये कॉनकेव मिरर है, इसका जो ये वाला हिस्सा होता है ये रिफ्लेक्टिंग होता है, ये वाला जो होता है वो पॉलिश्ड होता है। पॉलिश्ड होता है, कोटेड होता है जिंक और सिल्वर की। अब आगे बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, इसका जस्ट उल्टा है। ये मान लो मैंने यहां बना देता हूं, ये तो ये था। अब इसका आप यहां पे देख लेते हैं, जैसे कि ये हो गया, इसका जो होता है ये वाला जो पार्ट होता है अंदर वाला हिस्सा, वो क्या होता है, वो कोटेड होता है, और इसका जो बल्जिंग वाला हिस्सा होता है बाहर वाला, ये वाला हिस्सा, कौन वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग होता है। तो डिफिनेशन है, बना के लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। अब आगे चले, मिरर हो गया। अब इसकी बात कर ले अगर हम प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टी से पहले इसके कुछ और भी पार्ट्स हैं, उसके बारे में बात कर ले। ब्लैक बोर्ड क्लियर कर दे, अब जो पार्ट्स है उसको समझना है तो ब्लैक बोर्ड क्लियर रहना चाहिए। चलो, ये हो गया मिरर। ये हो गया मिरर। कौन सा मिरर, कमेंट करके बताओ कौन सा मिरर है ये। ये एक स्फेरिकल मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर है। कॉन्वेक्स की बात करें उसमें भी यही रहेगा जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, इसके पार्ट्स के बारे में। सीधी बनी है ना, ये वाला जो पॉइंट होता है, पहले ये बात करते हैं लाइन क्या है, नहीं लाइन से पहले बात करते हैं इस मिरर के बारे में। मिरर का जो ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है, ये टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस
ऑफ अ मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, या मिरर भी कह सकते हैं, ऑफ अ मिरर, टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज नोन इट्स अपर्चर, is called its aperture. Total reflecting surface of a mirror is called its aperture. Aperture clear? चलो, जो ये रिफ्लेक्ट करता है, ये जो रिफ्लेक्टिंग वाला सरफेस है, ये जो जितना भी रिफ्लेक्ट करता है, इस सरफेस को ही हम लोग कहेंगे इसका अपर्चर। क्या कहेंगे? अपर्चर। आगे की बात करें, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। ये जो ये लाइन है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। कौन सी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है। इस इमेजिनरी लाइन को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस मिरर को जिस पॉइंट पे कट करेगी, इस मिरर को जिस पॉइंट पे कट करेगी, इसको कहेंगे पोल। इसको कहेंगे पोल। क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। अब अगर हम बात करें, पोल हो गया, समझ लिए पोल क्या है? पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल नहीं, ये मिरर का पोल है। किसका पोल है? मिरर का पोल है। अब बात करते हैं, इसको छोटे छोटे नाम में कर देते हैं, ज्यादा बड़ा नाम रखना जरूरी नहीं है। हाँ, इसको दे देते हैं पी फॉर पोल। इसको दे देते हैं पीए, कुछ और पीए मत समझना, प्रिंसिपल एक्सिस, और कोई पीए मत ले जाना। जान रहा हूं, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं, पढ़ते पढ़ते कहीं और दिमाग चल जाता है। यह है पीए, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है? इमेजिनरी लाइन है। अब यहां से बात करें, ये जो ये मिरर है, ये जो मिरर है, जिस बड़े से स्फीयर का पार्ट था, जिस बड़े से स्फीयर का पार्ट था, उसका भी कोई सेंटर था, उस स्फीयर का भी कोई एक सेंटर था। उस सेंटर को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग, ये जो ये लेंथ होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इस पोल तक, इसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो सबसे बीच वाला हिस्सा होता है, ये बीच वाला हिस्सा, अब ये मत लगना कि कंपास लिया, इससे सेंटर से ज्यादा मिडिल क्रॉस मतलब ले लिया, सेंटर से ज्यादा मिडिल ले लिया, यहां एक आर्क बनाया, यहां एक आर्क बनाया, इधर से एक आर्क बनाया, इधर से एक आर्क बनाया, फिर एक लाइन ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर है, जिस पॉइंट पे मीट किया वो पॉइंट इसका सेंटर है। ऐसे नहीं निकालना है भाई, तुम कुछ भी मान सकते हो अभी, बस इतना याद रखना, फिगर बनाते समय लगभग दिखनी चाहिए वो सेंटर का, वरना और जगह आप दिया रहता है। ये फोकस है, ये फोकस है। क्या है? फोकस है। फोकस, फोकस करो। अभी मैं बताऊंगा फोकस कैसे निकलता है, ये भी बताऊंगा फोकस निकलता कैसे है, इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी बताऊंगा, रे के द्वारा कैसे निकालते हैं ये भी बताऊंगा। और ये जो फोकस है और इसके पोल के बीच का जितनी भी दूरी है, जितना भी लेंथ है, इसको कहेंगे फोकल लेंथ। क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। 3 बार इसलिए बोला कि दिमाग तक घुसे। फोकल लेंथ। ये तो पढ़ लिया हमने मिरर के बारे में। किसके बारे में? मिरर के बारे में। अब बात कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी है इसके रेज ऑफ लाइट की। अगर पूछ ले कोई फोकस क्या होता है, इसको तुम डेफिनेशन में कैसे लिखोगे, तो पहले इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको समझ लो तो तुम्हारा थोड़ा सा लॉजिक क्लियर होगा। अगर कोई लाइट इंफिनिटी से आ रही है या अगर कोई लाइट पैरेलल आ रही है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कोई लाइट पैरेलल आ रही है, क्या आ रही है? पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई लाइट पैरेलल आ रही है तो क्या होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट
लाइट सीधी चलती है, ये मैंने तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट करने के लिए हमेशा बना दिया है, चलती सीधी है। माफी चाहता हूं, मुझसे गलती हुई। क्या करें, थोड़ा सा रेखागणित कमजोर है। हाँ अभी कुछ सीधी लग रही है, कुछ सीधी लग रही है नहीं। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू अ पॉइंट नोन एज फोकस। सिंपल सा डेफिनेशन है फोकस का। When a light passes through parallel to a principal axis, then after reflection, it intersects a point on a principal axis. That particular point is known as a focus. Clear है? ठीक। अगला, अगली प्रॉपर्टी बहुत सेम, इसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, एकदम मिलती जुलती है। इसे को उल्टा कर दिया, बहुत चालाक है। अगर कोई लाइट, क्या ये क्या बन रहा है, अगर कोई लाइट फोकस से पास हो रही है, अगर कोई लाइट फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होती है जब इससे, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये क्या होती है, पैरेलल चल जाती है, जिसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल जाती है। ये भी एक डेफिनेशन है, इसको भी बना सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखो, अगली प्रॉपर्टी भी देख लो। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, मान लो ये नीचे से मैंने ले गया, मान लो यहां ऊपर से आ गई, तो अगर ये लाइट ऐसे जा रही है, टकराई, टकरा गई, हो गया हमला इस पे, हो गया इस लाइट का हमला इस पे, हमला होने के बाद वापस उसी पाथ पे चल जाएगी। समझ गए? समझ आगे, ये लाइट इससे गई, गई ना, चली गई। अब रिफ्लेक्शन जब होगा, जब इस पे टकराएगी, इस शीशे पे टकराएगी, इस शीशे पे टकराएगी, टकराने के बाद वापस उसी जगह से वापस चल जाएगी। भाई जो होती है लाइट, लाइट ही जिम्मेदार है कि जो तुम अपने शीशे में अपना सुंदर सुंदर चेहरा देख सकते हो। समझ गए ना? वरना दिखेगा नहीं, लाइट नहीं रही। तो यही सब प्रॉपर्टी है। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है। अगर कोई लाइट, इसे समझा दे रहा हूं, प्रिंसिपल फोकस नहीं, प्रिंसिपल फोकस कह रहा हूं, आई एम सॉरी, प्रिंसिपल फोकस यहां है। पोल पे अगर कोई लाइट स्ट्राइक होती है, अगर कोई लाइट पोल पे स्ट्राइक होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्ट करने लगेगा किसके? नॉर्मल की तरह, नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये यहां से चला जाएगा वापस सेम पॉइंट पे, वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है। अगर कोई लाइट अगर स्पेस पे स्ट्राइक करती है ना, तो ये जो जितने पे स्ट्राइक कर ली, मान लो इस पे स्ट्राइक की, तो ये जो ये इतना है, इतना सा पार्ट जो है वो सिर्फ एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। और अगर तुम इस पे एक नॉर्मल बनाओगे तो वो नॉर्मल हमेशा जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा। ये सिंपल सा नियम है, याद रखना। हो गया ना? अब जल्दी जल्दी इसके प्रॉपर्टी पे बात कर ले। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, रिवीजन करा रहे हैं तो आई थिंक आपको प्रॉपर्टी के बारे में पता ही होगा। तो मैं ओरली बताऊंगा, ओरली बताऊंगा, ओरली लिख लो, पढ़े ही होगे। रिवीजन चल रहा है ना। जहां तक ये बात रही कि इसको बना के दिखाने को, मैं शॉर्ट वीडियो जब डालूंगा मैं उसमें डाल दिया करूंगा। आगे चलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, इसी कॉनकेव की बात कर ले, ओरली बताऊंगा। अगर इन्फिनिटी पे हो तो होता क्या है? इन्फिनिटी पे होगी तो जो ऑब्जेक्ट होती है, देखो इमेज जो होती है वो दो तरह की फॉर्म होती है। एक रियल इन्वर्टेड,
जो होती है असली इमेज बनेगी पर उल्टा बनेगी। ये ऑब्जेक्ट की इमेज, मान लो कोई ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज बनी रियल और इन्वर्टेड, और एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज सीधी बनी, इसको कहेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये दो फंडा है इमेज का। अगर हम बात करें इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो मैं ये चाहता हूं कि सबसे मुझसे पहले आप लोग इसका इमेज अपनी कॉपी बना ले। बनाइए जल्दी से, मैं 2 मिनट का वक्त देता हूं। आई होप आपने बनाया होगा। बताता हूं, अगर ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या बनेगा, जो इसमें जो होता है मिनिमम मैक्सिमम जो केस होता है वो रियल और इन्वर्टेड का होता है। मैक्सिमम केस होता है रियल और इन्वर्टेड का। एक केस ऐसा है, एक केस ऐसा पैदा हो गया है, एक केस ऐसा है जो हम लोग दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए, एक केस ऐसा है जो हम लोगों को एक एक नंबर काटने के लिए भी बहुत काफी है, जिसमें वर्चुअल बनेगा। वही केस है जिसका देखते ही मन करता उसको गोली मार दिया जाए। नहीं भाई, नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी। आगे इन्फिनिटी पे है, कहां पे? इन्फिनिटी पे। तो जो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी जो रे आएगी वो हमेशा क्या आएगी? पैरेलल आएगी। पैरेलल आने के बाद फोकस से जाएगी, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी। समझ गए? इन्फिनिटी से जितनी भी रे आती है वो हम एज्यूम करते हैं कि वो पैरेलल आ रही है, किसके आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है। और कहां जाएगी? फोकस में जाएगी। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो बनेगा फोकस में। कहां बनेगा? फोकस में बनेगा। ऑब्जेक्ट होगा फोकस में बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा, छोटा बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। समझिए? अगली प्रॉपर्टी देखें। अब अगला कंडीशन क्या है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब फिजिक्स के सेंस में ए के बी होता है। ए के बी, पहुंच के पार। आगे नहीं बताऊंगा, मीनिंग नहीं बताऊंगा ए के बी का। सुनिए, औकात के बाहर। ए के बी मेरे सर भी बोलते थे, मैं भी बोलूंगा, तुम भी लोग बोलना। जो हमारे बहुत पहुंच के दूर है, बहुत दूर है, वो इन्फिनिटी पे है। जिसको हम लोग गिन नहीं सकते उसकी डिस्टेंस, वो कहां है? इन्फिनिटी पे है। कहां पे है? इन्फिनिटी पे है। ठीक है, इन्फिनिटी मान लो इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में है, यानी फाइनाइट डिस्टेंस है, जिसका डिस्टेंस हमें पता है, मुझे पता है। क्वेश्चन रहेगा तब पता रहेगा। आगे चलते हैं। इन्फिनिटी पे है। अगर हम बात करें इस इन्फिनिटी से और इस मिरर में, अगर वो ऑब्जेक्ट होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली रे है वो पैरेलल जाएगी, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी। और वो जो रे होगी वो पैरेलल जाएगी, फोकस होकर चल जाएगी। जाएगी तो जरूर जाएगी। देखते हैं कौन रोक लेता है उसको जाने से। आगे दूसरी रे जो है वो कर्वेचर से आप ले जाओ, आपकी मर्जी। फोकस से ले जाओ, आपकी मर्जी। पोल से ले जाओ, आपकी मर्जी। मैं बाउंडेशन नहीं लगाऊंगा, जहां मर्जी वहां ले जाओ। मेरी कॉपी है, आपकी कॉपी है, आपने फिगर बनाया है, क्वेश्चन आपको समझना है, तो आपकी मर्जी, वहां जहां मर्जी वहां से ले जाओ। कौन रोकता है? रूल को फॉलो करना, हमेशा रूल को फॉलो करना, रूल को फॉलो करके ही बनाना है। ठीक है, अब इसके मैं आपको बता देता हूं ओरली, इसको मैं कभी और डिस्कस कर लूंगा शॉर्ट वीडियोस में। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। दूसरी बात वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। यहां कहीं बनेगा, रियल इन्वर्टेड रहेगा। ऐसी गलती कभी भी मत कर देना जो मैंने कर दी, ऐसे रहेगा, यहां कहीं बनेगा, पहली बात। और दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट का होगा वो बहुत छोटा होगा। क्या होगा? बहुत छोटा होगा। इसका मतलब ये अगर इतना बड़ा है तो ऑब्जेक्ट समझ लो कितना बड़ा होगा। ठीक है, अगला केस देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है,
अगर वो ऑब्जेक्ट बेचारा यहीं पे खड़ा हुआ है, नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, वो ऑब्जेक्ट हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसके सेंटर पे ही खड़ा होंगे, हम इसके सेंटर पे ही खड़े होंगे, देखते हैं कौन क्या कर लेता है। चलो खड़े हो गया, खड़ा हो गया, सेंटर पे खड़ा हो गया, सेंटर पे खड़ा हो गया। तो पहली रे प्रिंसिपल के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसके बाद दूसरी रे जो होगी पोल्स ले जाओ, पोल्स। देखो सबसे इजी वे होता है कि तो तुम रे ले जाओ कर्वेचर से, कि तो रे तुम ले जाओ पोल से, ये आपके लिए इजी पड़ेगा। और पैरेलल तो ले जाना कंपलसरी है, कंपलसरी है, सॉरी कंपलसरी है, ठीक है। ले गए, जहां पे दो रे आपस में मीट कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, वहीं आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो ऑब्जेक्ट होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ऐसी पेड़, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है, पोलियो हुआ है। ये भी एक ऑब्जेक्ट है भाई, जिसे हुआ है बुरा मत मानना प्लीज, मेरी तरफ से आपको सॉरी। ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ा डिस्टर्ब ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, सी पे है, किस पे है? सी पे है। और फिर ये जो ऑब्जेक्ट है पहली रे हमेशा हमेशा इसके पैरेलल ले जाएंगे, हमेशा यहां टॉप से ले जाने की कोशिश करना। मैंने थोड़ी बड़ी बना दी है। जो ऑब्जेक्ट होगा यहां पे है, ये पैरेलल जाएगा, टकराएगा, फोकस से जाएगा, पोल से जाएगा, फिर जाएगा टकरा के वापस से ही प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल बनाएगा, नॉर्मल पर वापस से वो रे जाएगी, इससे यहां पे मीट कर जाएगी, यहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे इंटरसेक्ट करेगी, और वहीं पे ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा। जो ऑब्जेक्ट की इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगी, लेटरली इन्वर्टेड नहीं होगी, लेटरली इन्वर्टेड नहीं होगी। ये ऑब्जेक्ट है, नीचे बनी इमेज बन गई, रियल और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड है। आई होप क्लियर है। आगे चलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा तो वो जो ऑब्जेक्ट की इमेज होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पार बनेगी और इनफिनिटी के बीच में बनेगी, इनफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगी। अगर वो मतलब उसका जो वो बनेगा वो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा। आगे साइज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ी होगी। अब अगला कंडीशन क्या है? अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे ही हो, देख लो भाई, जब इनफिनिटी पे थी तो आती थी, टकराती थी, फोकस पे मिल जाती थी, फोकस पे बन जाती थी। अब जब फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज इनफिनिटी पे बनेगी, इसका कंडीशन अलग है। आगे बात करें अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, फोकस और पोल के बीच में, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मार्क कर लो, ये एग्जाम में पूछ सकता है। इस कंडीशन पे कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल बना के पूछ सकता है, इस कंडीशन में कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल बना के पूछ सकता है। यहां पे ऑब्जेक्ट है, सबसे पहला काम तुमको ये कराना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी एक रे, अब हम कैसे बताएं, कुछ इस तरह से ले जानी पड़ेगी, मतलब आपने कॉपी बना लेना स्केल से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा बनाना कि जो वो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके चल जाए, ठीक है। और एक रे बना देना पोल से। देखोगे कि ये जो ये रे है आपस में कभी नहीं मीट करेंगी, जिंदगी में भी नहीं मीट करेंगी। कोशिश कर लो, पकड़ लो, खींच लो, कहेंगी नहीं हम नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, इससे इसकी दुश्मनी है। हम भी कम चालाक नहीं है, हम भी कम चालाक नहीं है। जब वो पीछे से आगे से नहीं मिलेंगी, हम उसको पीछे पकड़ के खींचेंगे, ले जाएंगे पीछे, इसको पीछे ले जाएंगे, यहां कहीं बनाएंगे, बन गई ना। बस यहां पे प्लेन मिरर वाला कंडीशन आ जाएगा। बस एक चीज है डिफेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो इमेज की साइज से बहुत छोटी होगी। इमेज जो होगा समझिए बड़ा होगा। ये था कॉनकेव मिरर का 6 केस हमने डिस्कस कर लिया। कॉन्वेक्स की बात कर ले, ये कॉन्वेक्स है, इसमें कुछ ही केस है।
भाई एक और पॉइंट जो छूट गया था बता दूं, अगर पूछ ले एग्जाम में व्हाट इज द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तब क्या करोगे? भाई कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है? हम तो पढ़े थे कि मिरर का हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था फोकस। अभी कॉन्वेक्स मिरर का क्या पूछ लिया? जो पिछला कंडीशन बताया था वो कॉनकेव मिरर का था, ठीक है। इसका जो कंडीशन है ये अलग है। इसमें क्या होता है, व्हेन द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट्स get diverted into the other directions and but it seem to meet at a point known as focus. अगला कंडीशन, इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में रहेगा तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो हमेशा यहां बनेगा, ठीक है। नॉर्मल था, आगे चलते हैं। मैग्निफिकेशन की बात कर ले, चलो बता देता हूं सिंपल लैंग्वेज में मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। एच डैश इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, यही होता है मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल्स टू, अभी ये याद रखना, ये हम मिरर के सेंस में बात करें, कौन से मिरर? स्फेरिकल मिरर के सेंस में। लेंस की बात करेंगे तो अलग होगा। आगे which is equals to the negative ratio of, मतलब the ratio which is equal to ratio of image distance, वो भी किसमें? निगेटिव में। किसमें? निगेटिव में, मतलब माइनस v अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ये है बात होगी मैग्निफिकेशन की, ये मैग्निफिकेशन है, यही है, रट लो। इमेज के लिए, किसके लिए? स्फेरिकल मिरर के लिए। अगला इमेज फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, आई एम सॉरी, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस, गाना गा देते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कितना फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला दिमाग का दही बनाता है। अब ये समझ लो इसको, ये लीक है, इस पे लीक है, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। हो गया। अब बात करते, सब ओरली समझ ले जल्दी जल्दी। मैग्निफिकेशन क्या होता है? अगर हम इसकी बात कर लीजिए, एक मिरर है, अगर आप इधर जाओगे तो आपका निगेटिव होगा, इधर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, इधर जाओगे तो निगेटिव होगा, इधर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, इधर, समझ गए ना? बस यही है। ऐसे साइन, अगर इधर के बारे में कुछ भी पूछे, इधर इस साइड अगर ऑब्जेक्ट इस साइड है तो उसका जो u होगा, मिरर से दूरी होगी, वो निगेटिव में होगी। अगर इमेज आपका इस साइड बन रहा है, इस साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है तो पॉजिटिव, राइट हैंड साइड बन रहा है तो निगेटिव, नीचे बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, नीचे की ओर बन रहा है तो निगेटिव, ऊपर बन रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट तो क्या होगा? पॉजिटिव। बस खत्म हो गया मिरर खत्म। आगे चलते हैं। मिरर खत्म कर दिया हमने, कांग्रेचुलेशन। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लास्ट टॉपिक है हमारा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ को मतलब अपने पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने पाथ को छोड़ देती है। अगर वो कंडीशन वो नॉर्मल की तरफ चल जाती है दूसरे मीडियम में, या तो नॉर्मल से दूर चल जाती है, वो डिपेंड करता है कि वो मीडियम कैसा है। ये है हमारा एक मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकेंड। रे ऑफ लाइट आई, जाना तो ऐसे चाहती थी पर हमारे नॉर्मल से सारा खेल बिगाड़ दिया। ये नॉर्मल है, एन डैश मान लेते हैं रेयर है, रेयर मतलब हल्का, बहुत कम डेंसर। तो यहां से जाना सीधे चाहती थी पर जाएगी ऐसे, समझ गए? यही है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यही है वो जो हमें परेशान करता है।
यही है वो जिसके बारे में हम हमेशा परेशान हो जाते हैं। इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं, नहीं क्लियर हो तो वापस देख लेना। बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये है हमारा इंसिडेंट रे, स्ट्राइक किया, रिफ्रैक्ट हुआ। अगर रेयर से डेंसर पे जा रही है, डेंसर है, रेयर से डेंसर पे जा रही है तो नॉर्मल के पास आ जाएगी, और अगर डेंसर से रेयर में जा रही है नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। इसको हम अच्छे से बात करेंगे एक और वीडियो में। अगले वीडियो में मैं इसको अच्छे से बता दूंगा। बस अभी रिवीजन है तो समझ लो, समझने के लिए बहुत है। आगे चलते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। नहीं, इसका लॉज है, इसका भी लॉ है। ये है इंसिडेंट रे, ये है इमर्जेंट रे, ठीक। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है एंगल ऑफ इमर्जेंट। लॉ ये कहता है, पहली लॉ रिफ्लेक्शन से मिलता जुलता, रिफ्लेक्शन से एकदम मिलता जुलता, एकदम कहते हैं तो एकदम कि जो सभी होगी सेम प्लेन में लाई करेगी, बस था। और कुछ है तो बता दो ना, मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, मुझे भी बोर्ड एग्जाम देना है। चीटिंग नहीं होना चाहिए। और कुछ है तो बता दो, ठीक है, माफी चाहता हूं। आगे अगला है, लास्ट है, ये है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है, यही है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसका ये एक फॉर्मूला है, इसको आप समझिए। इसके बारे में और भी फॉर्मूला है जिसको मैं शॉर्ट्स में बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से क्लियर करता हूं मैं आपके सारे टॉपिक्स को। लेंस की बात कर ले, लेंस भी है, दो टाइप के लेंस होते हैं, दो टाइप के लेंस है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ये लेंस है, इसे हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। जो मिरर है, लेंस को समझते समय जो हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, इसकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज है। हमने ये पढ़ा था कि जो कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्ज करता है लाइट को। एक तरह ऐसे लाइट जा रही है, वापस ऐसे कन्वर्ज हो जाती है कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में डाइवर्ज हो जाती है। पर यहां पे कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्ज करता है, ठीक है। मतलब कॉनकेव लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्ज करता है, सॉरी, और जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्ज करता है। बस यही प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्या है, डिफरेंट रे डायग्राम है। ये भी है प्रिंसिपल एक्सिस जो पीछा नहीं छोड़ेंगी। देखो मैं इसको क्लियर यहां समझाता हूं। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉन्वेक्स लेंस। ये जो ये वाला पार्ट होता है ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। ये जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग F1 कहते हैं, और यहाँ जो इसका दुगना होता है वो 2F1 होता है, और यहाँ वाला पार्ट जो होता है वो F2 होता है, इसका दुगना 2F2। बेसिकली F1 और F2 एक फोकल लेंथ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दो मिरर दिख रहे हैं आपको। ये दो मिरर एक साथ, ये एक मिरर ये एक मिरर आपस में एक साथ कोलैप्स मतलब मिल रहे हैं, मिलकर लेंस बना रहे हैं। बन गया ना लेंस। अब ये जो बात करता हूं ये दोनों, ये आपका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों का।
इसलिए हम लोग F1 F2 और 2F1 2F2 2F1 यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ जो इसका लेंथ होगा वो इसके दुगना होगा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसके लेंथ की इसकी दुगनी होगी, इसलिए 2F1 हो गया। इसमें भी वही है सेम। अब अगर हम देखें पुराना वाला ही फंडा चलेगा, यहाँ पे क्या होगा, जो रेस का जो नियम है, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, यानी इसके पैरेलल आ रही है फोकस से जाएगी, ये एक नियम है। दूसरा नियम ये है फोकस से अगर आएगा रिफ्रैक्ट करके पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। अगला नियम ये है ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा सीधा चला जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यही नियम थे बस, और कोई नियम नहीं। बेसिकली जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को मैं शॉर्ट वीडियोस में डिस्कस करता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको इसमें डिस्कस करने लगूंगा तो ये रिवीजन किस बात का तो कंप्लीट लेक्चर हो जाएगा। तो मैं इसको शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। कम प्रॉपर्टी से मैं इसका डेली शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा इस प्रॉपर्टीज के बारे में, और इस चैनल के वेब पेज मतलब पेज पे मैं पोस्ट कर दिया करूंगा, आप वहां से देख लिया कीजिएगा। इसकी बात कर ले, इसमें क्या होता है, सेम यही कंडीशन होता है, सेम टू सेम यही कंडीशन होता है, बस जैसे ये है लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, एपर्चर इसमें ये होता है, इसका जो एपर्चर होता है वो ये होता है, ठीक है, इसका जो एपर्चर होता है वो ये होता है, ठीक, समझाने के लिए बोल दिया। ये O है, ये है F1 2F1, F2 2F2, बन गया ना, बन गया। सेम यही केस है, ये होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। अगर कोई रे इन पैरेलल आ रही है, पैरेलल रे आ रही है, डाइवर्ज हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, और ये सीम करेगी कि ये जो है वो इस पे मीट कर रही है फोकस पे, ठीक है। डाइवर्जन के बाद सीम करेगी कि इस पॉइंट पे जा रही है, तो ये हो गया इसका फोकस। हमेशा कॉन्वेक्स में हम इस साइड का फोकस लेते थे, इधर वाला, कॉनकेव में हम इस साइड का लेंगे, इधर वाला, बस खत्म, और कुछ नहीं है। और अगर इससे हाँ यही है, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएं सीधे जाएगी, ठीक। अगर इसके ऐसे रे आए जो सीम करे कि ये फोकस F2 से जा रही है, F2 से जा रही है, तो जब ये इसके अंदर जाएगी रिफ्लेक्शन होकर इसके पैरेलल निकल जाएगी, सीम लगे लगे कि ये जो ये आ रही है इस फोकस पे जाने वाली है, इस वाले फोकस पे जाने वाली है, सीधे अगर रिफ्लेक्ट ना करे तो सीधे उसी फोकस पे जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद सीधे चल जाएगी। यही है बस, इसका यही है रूल्स। अब हो गया लेंस खत्म, लेंस हो गया खत्म। लास्ट टॉपिक, मतलब इस लेंस का अभी नहीं, लास्ट टॉपिक नहीं है, मैग्निफिकेशन की बात कर ले। सेम है, सेम टू सेम मिरर की तरह। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, विच इज इक्वल टू v अपॉन u, यहां पे नेगेटिव में नहीं है, ठीक। ये है मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/b minus 1/u is equals to 1/f। ये मिरर फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, सॉरी, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाता है, मैं भी इंसान ही हूं, कंफ्यूजन सबको होता है। अगला टॉपिक है साइन कन्वेंशन। बेसिकली वही सेम चीज, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो नेगेटिव, मतलब सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, राइट हैंड साइड जाएंगे नेगेटिव। राइट हैंड साइड जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो नेगेटिव डिस्टेंस में होगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट हैंड साइड जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो नेगेटिव होगा, और ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, नीचे जो होगा वो नेगेटिव होगा। ऊपर का सेंस ऑब्जेक्ट की हाइट की बात कर रहा हूं और इमेज की हाइट की बात कर रहा हूं, नीचे तक, ऊपर नीचे का सेंस, ठीक है।
साइन कन्वेंशन हो गया। पावर, लास्ट टॉपिक पावर। व्हाट इज पावर? ताकत। पावर मतलब ताकत। इस एक लेंस की कितनी पावर, उसको पता करते हैं। पावर जो होता है वो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री और डाइवर्जेंस को बताता है। जो पावर होता है वो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को बताता है। पावर को हम लोग दिखाते हैं किससे? P से दिखाते हैं। P मतलब पावर, और जिसका फॉर्मूला, जो कि पावर जो होता है वो इक्वल होता है 1 फोकल लेंथ के, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। बस ये डिफाइन कर दो, पावर होता है, यही पावर है। 1/f इज इक्वल फोकल लेंथ। किसी भी लेंस का पावर निकालना है तो 1 फोकल लेंथ कर दो, वो आ जाएगा उसका पावर। पावर की एसआई यूनिट डायप्टर। क्या है? डायप्टर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल डी से। ठीक हो गया, पावर खत्म। इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछ लेता है, जैसे एक लेंस ये दे दिया भाई, मुझे ड्राइंग सीखना पड़ेगा, ड्राइंग सीखना पड़ेगा, नहीं सीखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक ये दे दिया और एक ऐसे दे दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, ये हिस्सा क्या है? कॉनकेव लेंस है। ये भी हिस्सा क्या है? कॉनकेव लेंस है। ये हिस्सा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है ना? लेंस है ना? 2-3 लेंस को जोड़ दिया, तब क्या करोगे? अरे इतना सारा लेंस अब कैसे निकालेंगे? कंफ्यूज बोर्ड एग्जाम में, अरे क्या करें, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। मुझे पता है आपने पढ़ा है। इसको निकालेंगे कैसे? पहले इसका पावर P1, इसका पावर P2, इसका पावर P3, B3 लिख दिया, आई एम सॉरी, P3। ठीक है, तीनों का सब्ट्रैक्टिव पावर निकाल लेंगे। इसका टोटल पावर इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू टोटल P फॉर टोटल P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर और भी लेंस होगा, और भी लेंस मान लो और भी बना दिया, यहां से जोड़ दिया, यहां से जोड़ दिया, और भी इसको गुस्सा लग गया, यहां से और जोड़ दिया, यहां से और जोड़ दिया, ढेर सारे हो गए, तो P4 ऐसे ऐसे करके PM पावर खत्म। और कुछ नहीं ना? तो यहां पे होता है ये चैप्टर का रिवीजन पूरा। एक चीज इसमें रह गया है, ओरली बता दे रहा हूं, ओरली बताऊंगा। लास्ट चीज है जिसको मैंने जानबूझ के छोड़ा था, जिसको मैंने जानबूझ के छोड़ा था। मुझे पता है, आप लोग को भी पता है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बोल दो। मैं बात कर रहा हूं ग्लास स्लैब की, ग्लास स्लैब की। ये ग्लास स्लैब है, लाइट आई एयर से, ये डेंसर है, यहां नॉर्मल बना, यहां से जाएगी, नॉर्मल के पास आ गई, यहां भी एक नॉर्मल बना, ये रेयर है तो यहां जाएगी। ये जो ये वाली राइट है, ये दोनों आपस में पैरेलल होगी, इसको कहेंगे लेटरल डिस्टेंस L। बस यही है इमर्जेंट, और ये रिफ्लेक्टेड, ये दोनों पैरेलल होगी। सिंपल सा फंडा इसका यही है। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देते जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। मैं ओरली बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के ले लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। जो इसे सीरियसली नहीं लेता वो अपना लॉस करेगा। लिख लीजिए, ए लेंस कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड, ए लेंस कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज as well as
magnified inverted image of an object placed in front of it. ठीक, state the nature of this lens and draw ray diagram to justify the above statement. Mark the position of O, F and 2F1 and 2F in the diagram. ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है, मार्क द पोजीशन, ये आप अपने हिसाब से रख लीजिए। बस यही क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन क्लियर नहीं सुना है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है भाई। सैंपल पेपर देख लो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, यही है क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो हमारे चैनल गैलेक्सी कैंडी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ढेर सारा कमेंट करें। जहां मुझसे गलती हुई हो, जहां मैंने कुछ बुरा बोल दिया हो, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। हैव ए नाइस डे टू ऑल। थैंक यू ऑल।